हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आज हम द बिटकॉइन स्टैंडर्ड चैप्टर 4 को कर रहे हैं। चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। पूरी हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं। पूरी द बिटकॉइन स्टैंडर्ड जो किताब है, उसको हम कवर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंग्लिश में किताब होती है, उसको आप पढ़ते हो, लेकिन कई बार आप उतनी डेप्थ में समझ पाते हो तो उसकी फ़ील नहीं आ पाती कि यार एक्चुअली एक्चुअली में किताब का मैसेज क्या था। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इतनी इम्पोर्टेंट किताब है, इंडस्ट्री के अंदर हर एक व्यक्ति को ये किताब पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ी है तो कम से कम इस सीरीज को सुन लेगा, तो उसको ये द बिटकॉइन स्टैंडर्ड किताब के बारे में पता लग जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। सबसे पहला सबक है। इनफैक्ट जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे एबीसीडी सिखाई जाती है। आई थिंक अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो ये एबीसीडी है। राइट, इसके बगैर आप इंडस्ट्री में कदम भी मत रखो, और अगर रख रहे हो तो एटलीस्ट किताब को पढ़ लो या इस सीरीज़ को देख लोगे तो आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएँगे कि अच्छा ये सीरीज़ है क्या, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, जो चैप्टर 4 है उसका नाम है गवर्नमेंट मनी, सरकारी मनी, इसको हिंदी में अगर कहना हो तो गवर्नमेंट मनी का चैप्टर का नाम है, हेडिंग है कि गवर्नमेंट मनी इवॉल्व कैसे हुई, राइट? तो जो गवर्नमेंट मनी है उसको आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट मनी को आप इस तरीके से समझिए कि फियाट मनी भी कहते हैं, राइट? और जो फियाट का मतलब होता है, जो इस किताब में लिखा है कि फियाट का मतलब डिक्री, ऑर्डर और ऑथराइजेशन भी होता है, राइट? तो जो आज के फॉर्म में आप जो पेपर करेंसी देखते हैं उसको आप फियाट मनी भी कह सकते हैं, राइट? क्या ये डे 1 से यही फॉर्म ऑफ मनी एग्ज़िस्ट करती थी? जो आपके पर्स के अंदर जो पेपर करेंसी होती है, क्या ये ऐसी ही थी या यही कितने सालों से यही एग्ज़िस्ट करती है? नहीं, इससे पहले भी तो ट्रेड होता था। इससे पहले भी जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ थी वो आपस में ट्रेड करते थे, लोग ट्रेड करते थे। तो पहले हमने देखा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी इवॉल्व हुई, लेकिन हर फॉर्म ऑफ मनी को दूसरी जब बेहतर फॉर्म ऑफ मनी ने आउट क्लास कर दिया, मतलब उसको सुपरसीड कर दिया। तो हमने ये देखा कि काफ़ी लंबे समय तक हमने देखा कि सॉल्ट आया और बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ मनी थी, जैसे कि कैटल था, यू नो और हमने देखा कि सीशेल्स थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी में डेट्स थी, और फिर उसके बाद जब जब मेटल का एरा आया तो उसके अंदर हमने देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल इवॉल्व हुए। तो हमने देखा कि जो लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मनी जो सबसे लंबे पीरियड के लिए रही वो थी गोल्ड। गोल्ड की खास बात हम सब जानते हैं कि गोल्ड की एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इतने सालों से, गोल्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसे यूनिक बनाती है, वो आज भी गोल्ड की मान्यता है। और गोल्ड आज भी, अगर आप जितने भी सेंट्रल बैंक्स देखो, उनके सबके रिजर्व के अंदर गोल्ड है, और गोल्ड को हर साल खरीदा जा रहा है, नॉट जस्ट बाय सेंट्रल बैंक बट ऑल्सो कि आज के डेट में जो लोग हैं उसका उनका विश्वास भी फिजिकल गोल्ड में उतना ही है, और आज भी जो गोल्ड की डिमांड है वो साल दर साल बढ़ती ही चली जा रही है। शायद ही कोई ऐसा साल होगा, मुझे तो याद नहीं, कि जब गोल्ड की डिमांड डाउन हुई हो। इनफैक्ट सरकारों के लिए जहाँ पे गोल्ड खुद प्रोड्यूस नहीं करती, जैसे कि इंडिया, उनको इतना गोल्ड हर साल बिलियंस में उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि गोल्ड की डिमांड थम ही नहीं रही है। तो गोल्ड की इंपॉर्टेंस हम सब सब जानते हैं, राइट? अब हुआ क्या कि जब आप ये समझिए कि जो गोल्ड था, गोल्ड को बेसिकली आप ये समझिए कि जब लोगों के पास गोल्ड था तो गोल्ड को क्या एक इशू ये था कि गोल्ड को मूव करना थोड़ा सा मुश्किल था। अगर आपको उसको ट्रेड करना है, एक जोग्राफिकल लोकेशन से दूसरे जोग्राफिकल लोकेशन में ले जाना है, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो बहुत डिफिकल्ट होता था। तो क्या हुआ कि आपने कुछ परिवारों के पास आप गए, और आप उन परिवारों के पास जाके, जो काफ़ी उस समय में जो वेल्दी परिवार थे, जो पैसे वाले परिवार थे, जो साहूकार थे, तो लोगों ने उनके पास गोल्ड को रखते थे, बदले में वहाँ से एक रसीद लेते थे। वो रसीद के अंदर मेंशन होता था कि गोल्ड यहाँ पे रखा है आपका। तो बहुत सारे लोग रसीदों को लेके मार्केट के अंदर ट्रेड करते थे। अगर किसी को सपोज़ दिल्ली से अगर कलकत्ता जाना है या दिल्ली से उसको चेन्नई जाना है, तो वो उस रसीद को लेके जाता था, गोल्ड को मूव नहीं करता था, राइट? गोल्ड उस परिवार के पास होता था जिस पे वो ट्रस्ट करता था। जनरली ये परिवार आगे चल के बहुत बड़े-बड़े परिवार हो गए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे लोग ट्रस्ट करने लगे, काफ़ी सारे लोगों ने अपना गोल्ड रखना शुरू करा, और अल्टीमेटली इन परिवारों ने रसीदें इश्यू करना शुरू करी। ये एक समझ लीजिए कि जो पहली जो आज आप मॉडर्न एरा में जो पेपर करेंसी का एक फॉर्म देखते हैं, इन परिवारों ने
जो उस ज़माने में जो सर्टिफ़िकेट थे, जो पेपर के सर्टिफ़िकेट थे, वो एक तरीके की फॉर्म ऑफ मनी ही थी, जिसको आज आप देखते हो, राइट? अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाएँ तो तो चाइना के अंदर सबसे पहले जियाओज़ी जो सोंग डायनेस्टी थी चाइना के अंदर, उसके अंदर 10th सेंचुरी के अंदर सबसे ये इस तरह के सर्टिफ़िकेट्स उस ज़माने में भी देखे गए थे। लेकिन हम जो मॉडर्न एरा में जो हम करेंसी देखते हैं, उसकी इवोल्यूशन गोल्ड रखा गया परिवारों के पास, और वो जो परिवार थे अल्टीमेटली वो इतने बड़े हो गए कि कुछ परिवार ये समझ लीजिए कि बड़े-बड़े बैंक्स आज की डेट में, बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आज आप देखते हो, वो कई बड़े परिवारों की ही हैं, जो पुराने ज़माने में जब जिनके पास गोल्ड रखा करते थे। तो अल्टीमेटली जो बैंक्स हुए, जब बैंक्स को जब कंट्रीज़ के अंदर, सॉवरेन नेशंस के अंदर आए, तो फिर ये जो सर्टिफ़िकेट्स को आप ये समझ लीजिए कि जो पेपर करेंसी इश्यू करने का जो काम था, वो सेंट्रल बैंक ने अपने हाथों में ले लिया और उसको इश्यू करने लगा थ्रू कमर्शियल बैंक्स। राइट, लेकिन एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि जब ये पेपर करेंसी इशू भी हुई, राइट, जब डिफरेंट कंट्रीज ने अपनी अपनी पेपर करेंसी इशू करी, लेकिन ये पेपर करेंसी के पीछे जो बैकिंग थी वो गोल्ड की बैकिंग होती थी, राइट। तो आप ये समझ लीजिए कि जब वर्ल्ड वॉर वन जब हुई, तो वर्ल्ड वॉर वन के आसपास जितनी भी जो कंट्रीज थी, उन वो आप ये समझ लीजिए कि जितना वो पेपर करेंसी को इशू करते थे, उतना उनके पीछे गोल्ड होता था। तो इसको एक तरीके का रिडीमेबल मनी भी कहा जाता था। रिडीमेबल मनी का मतलब ये है कि अगर आपके पास ₹100 का $100 है, और अगर आप $100 को अपने बैंक में जाते हो और आप कहते हो कि मेरे पास $100 है, मुझे $100 वर्थ ऑफ गोल्ड वापस कर दो, तो आपको उस ज़माने में बैंक्स जो हैं आपको $100 वर्थ ऑफ गोल्ड आपको दे देते थे, क्योंकि जो मनी थी उसकी वो उतनी ही थी सप्लाई में, जितना कि सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड था। प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हुई, जो एक तरीके से ये जो शिफ्ट आना शुरू हुआ, ये शिफ्ट आना शुरू हुआ जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई। वर्ल्ड वॉर 1 एक्चुअली में कोई बहुत बड़ी कोई वजह नहीं थी वर्ल्ड वॉर 1 की। इनफैक्ट काफ़ी सारे पंडित्स ने उस टाइम में, एनालिस्ट ने ये सोचा था कि 3-4 दिन में, मैक्सिमम 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, इतना लंबा नहीं चलेगी। लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जो चीज़ लोग सोच रहे थे कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, 28 जुलाई 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, और ये करीब 1918, 11 नवंबर 1918 में खत्म हुई। इसमें 17 मिलियन लोग मरे, 25 मिलियन घायल हुए। और एक तरफ इसमें इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बल्गेरिया था, और दूसरी तरफ आपका रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन थे, राइट? तो ये वर्ल्ड वॉर 4 साल तक चली। कोई ख़ास वजह नहीं थी, लेकिन इन 4 सालों में सबसे पहला उदाहरण ये निकल के आया, क्योंकि इसमें वर्ल्ड की इतनी बड़ी-बड़ी पावर इन्वॉल्व थी। 1917 में यूएस की इंटरवेंशन के बाद, यूएस ने ट्रूप्स जब भेजे, तो उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया की हार हुई, और उस इस वॉर के अंदर पहली बार ये देखा गया कि जो कंट्रीज़ थी, उनको जब वॉर करनी होती है तो उनको पैसा चाहिए होता है। अब होता क्या है कि जब आप गोल्ड स्टैंडर्ड और फियाट स्टैंडर्ड में फ़र्क को समझिए, देखिए। गोल्ड स्टैंडर्ड और फियाट स्टैंडर्ड में फ़र्क क्या होता है कि जब गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, उसके अंदर आपको जब मनी उतनी ही प्रिंट कर सकते हो जितना आपकी बैकिंग में गोल्ड होता है। लेकिन फियाट स्टैंडर्ड के अंदर ये होता है, जो फियाट स्टैंडर्ड का मतलब है कि जिस करेंसी नोट की बैकिंग गोल्ड नहीं होती, तो उसमें आप अपने जो वॉर्स हैं स्पेशली, उनको फंड करने के लिए आप अपने उनको एक्स्ट्रा प्रिंट कर सकते हो। और जब आप एक्स्ट्रा प्रिंट प्रिंट करते हो, जब मनी सप्लाई आप इंक्रीज़ करते हो, तो आपकी जो एक्जिस्टिंग जो वैल्यू ऑफ मनी, उसको आप डिबेस करते हो। आपकी जो एक्जिस्टिंग मनी की जो वैल्यू है, वो डीवैल्यू हो जाती है, क्योंकि आप उसको जब एक्स्ट्रा मनी को प्रिंट करते हो, राइट? तो ये डिफरेंस है फियाट मनी और गोल्ड स्टैंडर्ड में। गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर कोई भी देश ज़बरदस्ती अपने पैसे को प्रिंट नहीं कर सकता, बिकॉज़ जितना गोल्ड होगा उतना ही पैसे को प्रिंट करना होगा। तो यही कारण है कि आप देखते हो कि दिन-प्रतिदिन जो ये वॉर्स जो बढ़ रही हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे हमला कर रही है, और ये क्यों बढ़ रही हैं? ये वॉर्स अगर आप देखो, तो जब से गोल्ड स्टैंडर्ड से पूरी दुनिया हटी है और फियाट स्टैंडर्ड पे गई है, तो ये जो वॉर को जो फंड करने का तरीका है, क्योंकि अब आपको गोल्ड रखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो अब आपको अगर फंड करना है अपनी उसको, तो आपको एक्स्ट्रा मनी आप प्रिंट कर देते हो, और जो ये मनी आप प्रिंट करते हो, ये एक तरीके का साइलेंट टैक्स होता है जनता के ऊपर, क्योंकि आपकी जो जब वॉर के अंदर जब पैसा प्रिंट करती हैं सरकारें, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग मनी है, उसकी सप्लाई, उसकी जो वैल्यू है, वो कम हो जाती है, राइट? तो एक तरीके का ये टैक्स है, साइलेंट टैक्स, जो आपको पता भी नहीं लगता।
तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जब से हम गोल्ड स्टैंडर्ड से हटे तो ये सिचुएशन बनी है। हुआ क्या कि इस वॉर के अंदर जब ये वॉर एंड हुई और इसके अंदर जब अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ, तो इसके अंदर एक चीज़ समझ में आई कि जितनी भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, इस बुक के अंदर लिखा है उसकी उन्होंने अपने टेम्परेरीली उन्होंने जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी उन्होंने अपने पैसे को जो रिडीमेबल था उसको नॉन रिडीमेबल कर दिया और पैसे को एक्स्ट्रा प्रिंट किया और एक्स्ट्रा प्रिंट करने पे की वजह क्या हुई कि वो एक कंट्री थी जो कि वॉर में इन्वॉल्व नहीं थी, वो थी स्विट्ज़रलैंड। तो स्विस फ्रैंक जो था वो उस समय भी गोल्ड स्टैंडर्ड पे था। जब बाकी सारी कंट्रीज़ ने अपने आप को स्विस फ्रैंक से कंपेयर किया, तो उनकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो उनकी जो करेंसी जो थी वो डेप्रिशिएट हो गई, नेशनल करेंसी अगेंस्ट द स्विस फ्रैंक इन वर्ल्ड वॉर वन। यहाँ पे एक टेबल है, उस टेबल के अंदर लिखा है कि ऑस्ट्रिया जिसकी वैल्यू 69% गिर गई, जर्मनी की 50% गिर गई, इटली की 22% गिर गई, फ्रांस की 9%, यूएसए क्योंकि लास्ट में आया था, हीरो बन के आया और उसने 1917 में वो अपने लोग लेके आया और उसने उस वॉर के अंदर एक ऐसे एम्बेसडर का काम किया कि चलो मैंने ख़त्म करा दी है, उसने अपना वर्चस्व कायम किया और उसने अपनी मिलिट्री को भी एक्सपैंड किया और उसकी मिलिट्री के नए नए बेस बनाए उसने पूरी दुनिया में। और उसने वर्ल्ड वॉर वन में एक ये साबित किया कि देखो ये मेरी माइटी पावर थी जिसकी वजह से आई वाज एबल टू स्टॉप दिस वॉर। 1917 में यूएस का ये रोल था। 19 पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस वाज न्यूट्रल, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस, उसकी जो करेंसी की वैल्यू है यूएस की वो सिर्फ 3% डिवैल्यू हुई, लेकिन बाकी कंट्रीज जो वॉर में इन्वॉल्व थी उनकी 67 60 50 40 इस तरीके से उनकी उनकी जो वो डिबेस हुई। तो इससे ये पता लगता है कि वर्ल्ड वॉर के अंदर अब जब बाकी जब ये वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई, ये इतना प्राइस इतना पैसा प्रिंट कर चुके थे कंट्रीज जो उसके अंदर इन्वॉल्व थी कि वापस वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे जा नहीं पाई, राइट, कि वो कि 100% गोल्ड स्टैंडर्ड पे नहीं जा पाई। तो इसलिए वहाँ पे जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्ट्री के अंदर एक समझौता हुआ, जिसको आप ये समझ के चलिए कि मैं आपको साल बताता हूँ कि राइट, तो 1922 के अंदर ट्रीटी ऑफ जिनोवा हुआ, राइट। तो 1922 के अंदर जो ट्रीटी ऑफ जिनोवा हुआ उसके अंदर ये डिसाइड हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर, आप ये साल हमेशा याद रखेंगे कि जो यूएस डॉलर है और ब्रिटिश पाउंड है वो रिजर्व करेंसी बनेंगे। तो बेसिकली जो बाकी कंट्रीज हैं अगर उनके पास गोल्ड नहीं भी है तो वो यूएस का यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड को अपने रिजर्व में रख लें, क्योंकि यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड जो है वो गोल्ड रिजर्व पे है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे है, राइट। तो बाकी कंट्रीज जो है दुनिया में वो मजबूर हो गई कि ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर को वो रिजर्व में रख लें और यूएस डॉलर और जो ब्रिटिश पाउंड है वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे। तो इन अ सेंस पूरी दुनिया अभी भी एक तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड पे है। बात इतनी सी है कि बाकी कंट्रीज अब के ने अपना कई कंट्रीज ने अपना गोल्ड यूएस को दे के वापसी में यूएस डॉलर रख लिए, राइट। तो इस तरीके से यूएस का जो हम देखते हैं कि जो यूएस का और यूके का जो की जो स्ट्रेंथ आई, जो पावर जहाँ से उन्होंने ड्राइव करी, उन्होंने उस ज़माने में जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी, तो यूएस ने अपनी पावर को दिखाते हुए अपने गोल्ड रिजर्व्स को इकट्ठा किया, अक्यूमुलेट किया और उसके बाद जो बाकी कंट्रीज़ थी, उनको ये मोटिवेट किया कि भैया आप यूएस डॉलर को रख लो, इट इज़ एज़ गुड एज़ गोल्ड, क्योंकि मैं गोल्ड स्टैंडर्ड पे हूँ, मेरे पास गोल्ड रिजर्व ठीक-ठाक है। आज भी अगर आप देखो तो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व यूएस के पास है, उसके पास 8,300 टन जो है गोल्ड है और सबसे बड़ा रिज़र्व उसी के पास है। और उस ज़माने में भी उसने बहुत सारी कंट्रीज़ का जो गोल्ड है वो अपने पास रखा और बदले में उन्हें यूएस डॉलर दे दिए। मतलब एक टाइम वो भी था कि आप ये समझ लीजिए कि 90% दुनिया का जो गोल्ड था वो यूएस के पास था। आज भी अगर आप देखो तो 8300 टन यूएस के पास है। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो सरकार के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास 1000 टन नहीं है, राइट? सो आप समझ लीजिए कि जो दूसरे नंबर पे फ्रांस वगैरह है, उनके पास भी यूएस के बराबर का गोल्ड नहीं है। इनफैक्ट अगर हम जो अगली 2, 3, 4 नंबर पे जो कंट्रीज़ हैं, उन तीनों को क्लब कर लें, तो भी वो यूएस के बराबर गोल्ड नहीं है। इतना गोल्ड है यूएस के पास। तो इससे ये पता लगता है कि सरकारों ने तो गोल्ड को की अहमियत को हमेशा समझा और उसको
अपने रिज़र्व में रख लिया, लेकिन जनता के हाथ में पकड़ा दिया पेपर करेंसी, जिसकी बैकिंग गोल्ड नहीं है। तो अपने पास तो गोल्ड है, लेकिन जो पेपर करेंसी दी वो आपको फिएट करेंसी दी। वो पेपर करेंसी इसलिए इश्यू करी क्योंकि अगर पेपर करेंसी को गोल्ड पे बैक कर देंगे तो वो जो एक्सपैंड करना चाहते हैं, राइट? जो वॉर को फंड करना चाहते हैं, राइट? तो वो कैसे फंड करेंगे, राइट? तो वो और जो ये एक्सपेंडिचर हैं, जो वादे हैं, राइट? उनको कैसे पूरा करेंगे? तो वो जो ये एक्सपेंशन है तो उसके लिए उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड से अपने आप को मूव कर दिया और गोल्ड को फिर भी रखा अपने पास, लेकिन जनता को बताया कि नहीं, गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे रहते तो गोल्ड स्टैंडर्ड पे रहने की वजह से ही प्रॉब्लम्स थी। गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से रहने पे हम एक्सपैंड नहीं कर पाए, इकोनॉमीज ग्रो नहीं कर सकती, स्केलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें गोल्ड स्टैंडर्ड को रिमूव करना पड़ा। इनफैक्ट तो 1971 में यूएस ने अल्टीमेटली गोल्ड स्टैंडर्ड से वो मूव हो गया, वो फियाट स्टैंडर्ड पे चला गया। गोल्ड स्टैंडर्ड से फियाट स्टैंडर्ड पे मूव होने का मतलब ये है कि 1971 के अंदर जो प्रेसिडेंट निक्सन था, उसने बोला कि हमें अब गोल्ड स्टैंडर्ड पे रहने की ज़रूरत नहीं है और अब हम जो है वो फियाट स्टैंडर्ड पे हैं। यूएस डॉलर जो है उसकी जो बैकिंग है, वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, उसकी जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, वो यूएस डॉलर की बैकिंग है और यूएस डॉलर को जो है वो रिज़र्व करेंसी बना दिया पूरी दुनिया में और यूएस डॉलर हमेशा डिमांड में रहता है। अगर आप देखो तो फियाट करेंसी जो यूएस डॉलर की माइट आप देखो कि यूएस डॉलर हमेशा डिमांड में रहता है और यूएस डॉलर की हमेशा डिमांड में रहने की वजह से उसकी प्राइस हमेशा अप रहती है। अगर आप देखो तो पूरा दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड सारा यूएस में होता है। तो सारी दुनिया के जितने भी देश हैं उनको यूएस डॉलर हमेशा चाहिए रहता है। तो इसलिए यूएस डॉलर की हमेशा डिमांड रहती है और यूएस डॉलर जो इंटरनेशनल ट्रेड है आपको यूएस डॉलर में करना है तो आपको हमेशा डॉलर चाहिए ये इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए आपकी जो डॉलर वो जितना मर्ज़ी प्रिंट पीछे से कर रहा है, अभी आप समझो कि हर पूरी दुनिया में हर एक देश को यूएस डॉलर चाहिए होता है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होना शुरू होगी कि जब जब कंट्रीज़ को यूएस डॉलर नहीं चाहिए, वो यूएस डॉलर वापस उसको करके अपनी करेंसी अगर लोगों ने वापस लेना शुरू कर दी, राइट? या यूएस डॉलर को डंप करना शुरू कर दिया, राइट? और यूएस डॉलर की डिमांड अगर घट गई, तो यूएस डॉलर जो है वो कमज़ोर होना शुरू होगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में इस टाइम अगर आप यूएस डॉलर का इंडेक्स देखें तो वो मजबूत होता चला जा रहा है और पूरी दुनिया में यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि फियाट स्टैंडर्ड पे जाने के 1971 पे यूएस के इस डिसीजन से क्या फ़र्क पड़ा? क्या उसकी 1971 से जब से उसने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ा है और फियाट स्टैंडर्ड पे मूव किया, क्या-क्या इश्यूज़ आए हैं, उसको मैं अभी कवर करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, राइट? गोल्ड स्टैंडर्ड में जो सबसे बड़ा जो इश्यू ये है कि आज कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री जब से फियाट स्टैंडर्ड पे मूव करी है, तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स आज आप देखते हो इकोनॉमीज़ में, राइट? जो जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, उसमें क्योंकि वो एडिशनल मनी को वो प्रिंट कर पाते हैं और उसकी वजह से कई इकोनॉमीज़ हैं जो हाइपर इन्फ्लेशन के हमने इंसिडेंट्स देखे, राइट? इनफैक्ट इस किताब के अंदर ये भी कहीं लिखा गया है कि कि जितने भी हाइपर इन्फ्लेशन के जो इंसिडेंट्स हैं, वो मैक्सिमम देखा गया है कि जब से कंट्रीज़ जो हैं वो फियाट स्टैंडर्ड पे मूव हुई हैं, राइट? और सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो तब देखे गए, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इनफैक्ट आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब से अमेरिका गोल्ड स्टैंडर्ड से फियाट स्टैंडर्ड पे मूव किया है, तब से इश्यूज़ क्या-क्या इश्यूज़ हुए हैं, राइट? ये देखिए 1971 में ये डिसीजन लिया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी एंड अर्ली कंपनसेशन अगर आप तब से कंपेयर करें तो कंपनसेशन हैज़ गॉन डाउन, राइट? अगर आप यहाँ पे देखिए रियल जीडीपी, रियल वेजेस ट्रेड पॉलिसी तो ये भी यहाँ पे देखें। जितने भी आप इंडिसेस देखें यहाँ पे 1971 में ये डिसीजन लिया गया और उसके बाद से आप इम्पैक्ट देख सकते हैं, राइट? आप यहाँ पे देखिए इनकम ग्रोथ, राइट? एंड तो जो टॉप 1% है और जो बॉटम 90% ऑफ जो अर्नर है, उनके बीच में डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, राइट? ये देख रहे हैं आप? तो जो टॉप 1% हैं,
उन वो ग्रो होते चले जा रहे हैं, जो बॉटम 90% है वो डीग्रो होते चले जा रहे हैं, राइट? अगर आप यहाँ पे देखिए और ग्राफ को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इनकम डिस्पैरिटी की बात की, इनकम शेयर ऑफ टॉप 1% रिलेटिव टू बॉटम 90% ये ग्रो होते चले जा रहे हैं, राइट? अगर आप ब्लैक वर्सेस व्हाइट की इनकम के बीच में मतलब 1971 के बाद से ब्लैक और व्हाइट की इनकम में भी डिफरेंस आ गया है। कहीं न कहीं एक तरीके का आप ये समझ लीजिए कि फियाट स्टैंडर्ड पे जाने के बाद रेसिज़्म तक बढ़ी है और आप देखिए कि ब्लैक की में ईदर देयर इज़ नो प्रोग्रेस और वेरी स्लो प्रोग्रेस, राइट? अगर आप रियल जीडीपी पर कैपिटा एंड मीडियन मेल इनकम देखें तो फॉल होती चली गई है, राइट? अगर आप और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं मतलब ये इनफैक्ट ये वेबसाइट है व्हाट डब्ल्यूटीएफ हैपेंड इन 1971। अगर आप यहाँ पे इन्फ्लेशन देखें 1971 में क्या कॉस्ट होती थी चीज़ों की और अब क्या कॉस्ट है, ये आप इसका कंपैरेटिव देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन देख सकते हैं कि 1971 में जब ये डिसीजन लिया गया, उससे पहले इन्फ्लेशन का क्या सीन था और उसके बाद क्या सीन है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, फूड एंड फ्रूट सीपीआई 1971 से पहले इन इन चीज़ों के रेट किस तरीके से थे और अब 1971 के बाद देखिए रेट किस तरीके से बढ़े हैं, फ्रूट के, फूड के, इलेक्ट्रिसिटी के, राइट? अगर आप इसको देखें रियल हाउस इंडेक्स, रेंट रियल हाउस प्राइस एंड रेंट इंडेक्स, तो हाउस 1971 के बाद से कितने महँगे होते चले गए हैं। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू सेव फॉर अ हाउस? पहले सिर्फ 2.5 साल लगते थे एक घर को खरीदने के लिए, राइट? और मतलब 2.5 साल लगते थे पैसे को सेव करने के लिए। 1971 के बाद से एवरेज 7 साल लगते हैं यूएस में अगर आपको घर खरीदना है। 2020 में एवरेज 7 साल तक आपको सेविंग करनी है, तो मतलब नाउ इट टेक्स मोर टाइम टू सेव टू बाय हाउस, ठीक है? वैल्यू चेंज वर्सेस इनकम चेंज, राइट? अगर 1971 के बाद से आप ये देख सकते हैं कि होम वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इनकम का ग्राफ ये है, मतलब होम कहाँ बढ़ता जा रहा है प्राइस और इनकम का ग्राफ कैसे बढ़ता जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो हाइपर इन्फ्लेशन के जो एपिसोड्स हैं 1971 के बाद से वो कितने ज़्यादा हैं और पहले कितने कम होते थे, ये येलो ये दिखा रहा है, राइट? अगर आप ये चीज़ देखें, करेंसी क्रैशेस देख लें, तो ये देख लीजिए। और नंबर ऑफ कंट्रीज विद बैंकिंग क्राइसिस पहले 1950 तक इतनी थी, अब आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े जो बैंकिंग क्राइसिस जो हैं 1950 के बाद 1971 से होना शुरू हो गए हैं। फेडरल डेब्ट अगर आप देखो तो ये 2050 तक 180% हो जाएगा, मतलब आमदनी तो ₹1 है और खर्चा ₹1.80 है। आप सोचो कि 2050 में 180% मतलब मेरी जीडीपी कम है, बट मेरा खर्चा ज़्यादा, मेरा लायबिलिटी ज़्यादा है। मैंने देना ज़्यादा है और मेरा मेरा ये 1971 से पहले अगर आप देखो तो ये सिचुएशन थी, राइट? और 1971 में के आने के बाद से जब से मैं फियाट स्टैंडर्ड में आया हूँ, तो ये सिचुएशन हो गई है। मतलब इस आज के डेट में जो यूएस की डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 132% है, राइट? तो यूएस का नेशनल डेट देखिए, ये इस ग्राफ में आज की जो लेटेस्ट फिगर है वो 33 ट्रिलियन है, जो उसका नेशनल डेट है और उसकी जो जीडीपी है वो 25 ट्रिलियन है। तो आप सोच सकते हो 25 ट्रिलियन की मेरी इनकम है और मेरा जो डेट है वो 33 ट्रिलियन का है, राइट? तो ये अब यूएस के हाल है, मैं यूएस एक एडवांस इकोनॉमी उसकी बात कर रहा हूँ, आप सोच सकते हो बाकी देशों में क्या हाल है, राइट? क्योंकि बाकी देश भी पैसे को, आप वॉलेटिलिटी को देख लीजिए, आप किसी भी एंगल से वर्किंग आवर्स, आप किसी भी एंगल से कोई भी ग्राफ उठा के देख लीजिए 1971 के बाद से बहुत बुरा हाल है। तो ये आपको यहाँ से एक अंदाज़ा लग गया होगा कि 19 जब से हम फियाट स्टैंडर्ड पे गए हैं तो चीज़ें होती जा रही है। इनफैक्ट ये होता क्या है कि देखिए जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनकी जो करेंसी है उसकी डिमांड रहती है, राइट? तो वो पैसे को फिर भी कम प्रिंट करते हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो जैसे यूनाइटेड स्टेट है, उसका एवरेज ये है कि वो 5% के आसपास हर साल मनी सप्लाई इंक्रीज़ करता है। अगर यूएस 5% से अपनी मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करता है, तो उसका 15 सालों में जाके मनी सप्लाई डबल होती है। लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जो मनी सप्लाई को बहुत ज़्यादा
जहाँ पे बहुत फास्ट है, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ जहाँ पे मनी सप्लाई यूक्रेन में 133% से साल का ग्रो कर रही है। अर्जेंटीना 148, ब्राज़ील 266%, कॉन्गो वगैरह 400%, मतलब 400% से ज़्यादा, मतलब ₹1 के ₹4 छाप रहे हैं हर साल। तो जितनी तेज़ी से जो कंट्री पैसे को छाप रही है, उतनी तेज़ी से वो कंट्री हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रही है। राइट, तो ये फियाट स्टैंड, अब हाइपर इन्फ्लेशन, बस सीधी सी बात है कि भाई जब आप गोल्ड स्टैंडर्ड पे नहीं हो, आप फियाट स्टैंडर्ड पे हो, राइट, तो आपके हाथ में है पैसे को प्रिंट करना। तो जब आप कोई भी कंटिजेंसीज को, वॉर को, अपनी पॉलिसीज को, कोई भी आप चीज़ों को संभालने के लिए जब पैसे को प्रिंट करते हो, तो यू फेस द सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। और जब से फियाट स्टैंडर्ड्स पे हम मूव करें, तो 56 इंसिडेंट्स हो चुके हैं हाइपर इन्फ्लेशन के। पहले हाइपर इन्फ्लेशन का एक आध इंसिडेंस होता था। तो हिस्ट्री ये बता रही है कि गोल्ड स्टैंडर्ड को जब से हमने छोड़ा है और जब से हम फियाट स्टैंडर्ड पे मूव करें, तो ये सिचुएशन है। और फियाट स्टैंडर्ड के अंदर जो चैलेंजेस है वो मैंने आपको सब बताए 1971 में। तो ये इस किताब के अंदर ये चैप्टर बहुत डिटेल में है, और इसमें अलग-अलग एग्ज़ाम्पल, अलग-अलग चीज़ें और पूरा प्रोसेस बताया कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1971 से पहले, और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन मैं उस डेप्थ में आपको बता के, जो क्रक्स है वो यही है कि जो गवर्नमेंट मनी आई वो उससे वो फिर मैं समराइज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले गोल्ड हुआ करता था, गोल्ड के बाद गोल्ड के बेसिस पे रसीद इश्यू हुई, जिसको आप ये कह लीजिए कि गोल्ड को बेस लेयर बनाया गया। गोल्ड का स्केलेबल सॉल्यूशन था फियाट मनी, मतलब पेपर करेंसी आई, पेपर करेंसी की बैकिंग थी गोल्ड। वर्ल्ड वॉर 1 आई, पहली बार इंसिडेंस देखा गया कि टेम्परली कंट्रीज़ ने मनी को, जो रिडीमेबल मनी थी उसको नॉन रिडीमेबल किया, मतलब कि बदले में गोल्ड नहीं मिलेगा। जब वॉर खत्म हुई तो वापस वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे नहीं गए, फिर वो अमेरिका के पास गए। फिर अमेरिका और यूके ने बोला कि ठीक है, गोल्ड तुम स्टैंडर्ड पे नहीं जा रहे हो, तुम रिज़र्व में हमारी करेंसी रख लो। हमारी करेंसी जो है वो बैक्ड बाय गोल्ड है। पूरी दुनिया का गोल्ड उन्होंने अपने पास मँगा के लोगों को डॉलर बाँट दिए। एक समय ये था कि यूएस के पास 90% दुनिया का गोल्ड उन्हीं के पास था। और उसके बाद धीरे-धीरे यूएस ने भी अपने एक्सपेंशंस और वॉर्स और एम्बिशियस प्लान्स को लेके उसने भी अपने गोल्ड स्टैंडर्ड को रिमूव कर दिया। 1970 के बाद से हर कंट्री अपना-अपना पैसा प्रिंट कर रही है। जो जितना ज़्यादा तेज़ी से पैसे को प्रिंट कर रहा है, उतनी जल्दी वो हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है, उसकी करेंसी क्रैश हो रही है। यूएस इसलिए स्ट्रॉन्ग है, ब्रिटेन इसलिए स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन लोगों की करेंसीज़ ये कम प्रिंट कर रहे हैं। फिर भी ये 5% की एवरेज है, 15 साल में इनकी भी मनी सप्लाई डबल हो जाती है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कोरोना काल में तो ये इन्होंने जितना भी टोटल डॉलर प्रिंट किया है, उसका 40% जो है ये इन्होंने कोरोना काल में 2020 के बाद प्रिंट किया है। तो इतनी तेज़ी से पैसा प्रिंट करने की वजह से हमने यूएस के अंदर भी इन्फ्लेशन देखा। इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है कि इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर महीने में आपकी 50% से ज़्यादा आपकी तेज़ी से आपकी अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं चीज़ों की, कमोडिटीज़ की, तो आप हाइपर इन्फ्लेशन में हो। काफ़ी सारे देश, वेनेज़ुएला, ज़िम्बाब्वे, हमने ऑलरेडी हालात देखे। वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग हो रही है। मनी प्रिंटिंग की वजह से जो इनकम इनइक्वालिटी पूरी दुनिया में वो हो रही है। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में है, वो जो छोटी इकोनॉमीज़ होती हैं, वहाँ पे उनको चीज़ें सस्ती मिलती हैं, तो वो वहाँ पे उत्पीड़न करते हैं, उनकी चीज़ों को सस्ते में बाय करते हैं और उनकी परचेज़िंग पावर बढ़ जाती है। तो जो गरीब देश हैं, वो गरीब रहते हैं, और जो अमीर देश हैं, वो अमीर होते चले जाते हैं। तो इसलिए ये इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। फियाट स्टैंडर्ड में आप देखते हो कि कुछ देश अमीर होते चले जा रहे हैं और कुछ लोग अमीर होते चले जा रहे हैं और कुछ देश गरीब होते चले जा रहे हैं। जैसे कि अफ्रीका है, सब चीज़ें हैं। च इतनी रिसोर्सेज़ हो, इतना नेचुरल रिसोर्स है अफ्रीका के पास, फिर भी जो उनकी इकोनॉमीज़ हैं, जो उनके हालात हैं, हम सबको पता है। तो ये प्रॉब्लम है फियाट स्टैंडर्ड में। और इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, फियाट स्टैंडर्ड क्या था, क्यों एग्जिस्टेंस में आया, और फियाट स्टैंडर्ड के क्या चैलेंजेस हैं, और गोल्ड स्टैंडर्ड के क्या फ़ायदे नुकसान थे। आपको सारे इस चीज़ों में कवर करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, और आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
हम फियाट स्टैंडर्ड से गोल्ड स्टैंडर्ड से फियाट स्टैंडर्ड की तरफ आए, और क्या ऐसा फ्यूचर हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हो, जैसे गोल्ड ने पूरी दुनिया को यूनाइट करा हुआ था, गोल्ड पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड था, राइट? अगर आप ये देखो तो गोल्ड एक पूरी दुनिया की सोसाइटी का की मनी थी, जिसपे सबका कंसेंसस था। जैसे कि आज यूएसडी पे सबका कंसेंसस है, लेकिन क्या यूएसडी फूल प्रूफ है? नहीं। 1971 से हम देख रहे हैं कि यूएसडी भी जिस हिसाब से प्रिंट हो रहा है, तो कल को यूएस भी इन्फ्लेशन की तरफ, हमने रिसेंटली देखा, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ भी जा सकता है, राइट? तब क्या होगा? तब कौन-सा कंसेंसस बनेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट करे बगैर मत जाइएगा, लाइक करिएगा। फिर से मिलूँगा अगले चैप्टर में, द बिटकॉइन स्टैंडर्ड। थैंक यू सैफुद्दीन, थैंक यू इस ऑथर को जिसने ये किताब लिखी। इससे बहुत सारी चीज़ों की सोचने की क्षमता मेरी भी बढ़ी, और आई एम श्योर अब आपकी भी बढ़ी होगी। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार।